एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला जो चल रहा है अध्याय 5। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? पार्ट 5। इसका नाम क्या है? राज्य, राजा एवं प्राचीन गढ़ राज्य। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देख लिया है। हमारा सेकंड भाग तक हमारा जो वीडियो है 2 भाग कंप्लीट हो गया। आज का हमारा तीसरा भाग है। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज बेसिकली कि जो पहले की खेती और 16 महाजनपद के समय की खेती हुआ करती थी, तो इसमें किस प्रकार चेंजेस आए। हमने इससे पहले काफ़ी चीज़ें देख लिया, जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार से हुआ करती थी। तो बेसिकली वर्ण व्यवस्था 2 टाइप्स की थी, एक वर्ण में विभाजित था और एक जाति में। तो वर्ण जो था, तो वर्ण किस पर डिपेंड था? कर्म पर डिपेंड था। यानी कि पहले क्या होता था, जो 16 महाजनपद था उससे पहले होता था कि जो इंसान थे, इंसान का जो चयन होता था वो कर्म के आधार पर होता था कि ये कर्म अगर अच्छा कर्म करेगा, बड़ा कर्म करेगा, तो वो उस लेवल पर ऊंचे स्थान पर जाएगा, और जो कर्म नहीं करेगा वो उस लेवल पर नीचे आएगा। तो इस प्रकार से पहले लोगों का चयन हुआ करता था और उन्हें उनके जन्म से कोई मतलब नहीं होता था। तो उनके कर्म पर लोग डिपेंड होते थे कि वो जैसा कर्म करेंगे वो उसी पद पर चले जाएंगे, चयनित होंगे। तो लेकिन 16 महाजनपद के समय यानी कि इसमें कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि ब्राह्मण ने क्या बदलाव कर दिया। तो इन लोगों ने बदलाव कर दिया कि लोगों की जो जाति होगी वो जन्म से ही डिपेंड हो जाएगी। यानी कि वो अगर ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होगा तो वो ब्राह्मण कहलाया जाएगा, जो बच्चा वैश्य के घर में पैदा होगा वो वैश्य कहलाया जाएगा, और जो शूद्र के घर में बच्चा पैदा होगा वो जन्म से ही शूद्र कहलाया जाएगा। तो इस बात पर काफ़ी लोगों ने इस पर विरोध भी जताया कि ये चीज़ें गलत हैं। हम लोग जन्म से हमारा डिसीज़न जो है वो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद हमने देखा जो पहले के राजा थे, पहले के राजा को क्या कहा जाता था, और 16 महाजनपद के समय या फिर इसके बाद, यानी 16 महाजनपद बेसिकली हम देखेंगे 16 महाजनपद के पहले जो राजा थे और 16 महाजनपद के समय के जो राजा थे उनमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। जैसे कि जो पहले के राजा थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको उन राजाओं को राजा न कहकर उनको कहा जाता था कबीले का सरदार। और जो 16 महाजनपद के समय के जो राजा हुए उनको किंग या फिर राजा कहा गया। उसके बाद पहले 16 महाजनपद के पहले जो राजा थे वो टैक्स नहीं लिया करते थे, और जो 16 महाजनपद के समय के राजा थे या फिर उससे बाद के जितने भी राजा होते गए, हम इन सब की बात कर रहे हैं, तो वो लोग क्या टैक्स लिया करते थे। और जो उससे पहले के राजा थे, हम एक तरफ पहले के बता रहे हैं और एक तरफ 16 महाजनपद के। तो ये हमारा थोड़ा रिवीजन पॉइंट चल रहा था, यानी हम पहले की बात करें और 16 महाजनपद के समय की बात करें। तो इसमें हमने देखा जो पहले थे, पहले राजा को क्या कहा जाता था? कबीले का सरदार कहा जाता था। और पहले के राजा टैक्स नहीं लेते थे, और पहले के राजा जो थे वो टैक्स न लेकर लोगों से उपहार लिया करते थे। किस प्रकार उपहार लिया करते थे? तो हमने ये बताया जो पहले लोग जो राजाएं थे ये यज्ञ करवाते थे। तो यज्ञ के दौरान राजा जितने भी अपने छोटे या बड़े जितने भी राजा को या फिर वैश्य या कोई भी जाति के लोगों को अगर आमंत्रित करते थे उस किसमें, यज्ञ में, तो सारे राजा यानी जितने लोग को निमंत्रण मिला रहता था वो उपहार लाते थे। ये क्या थी? परंपरा, जो थी परंपरा थी। तो उस समय ये परंपरा हुआ करती थी। और उसके बाद जो 16 महाजनपद के समय के राजा को किंग कहा जाने लगा, और उसके बाद ये लोग टैक्स लेने लगे। उसके बाद जो टैक्स था वो ये लोग 1/6 के रूप में लेने लगे। तो ये सारी चीज़ इसमें चेंजेस हुई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो खेती यानी कृषि थी, एग्रीकल्चर था, वो
किस प्रकार से चेंज हुआ, पहले कैसा एग्रीकल्चर था और बाद में कैसी एग्रीकल्चर हमारी हो गई। कृषि में बदलाव, तो कृषि में जो है हमारा 2 पॉइंट में हम देखेंगे। जो एक तरफ हम देखेंगे पहले पहले यानी कि आप लोग समझ जाइए कि 16 महाजनपद के पहले की बात हो रही है, और दूसरा हम 16 महाजनपद की बात करेंगे, यानी इस समय के पहले की, और फिर 16 महाजनपद के समय की बात करेंगे। तो जो पहले की थी इसमें हमें एक चीज़ देखना है, जो पहले की खेती को क्या कहा जाता था, घुमंतू खेती कहा जाता था। पहले की खेती को घुमंतू खेती कहा जाता था। घुमंतू खेती जैसे कि ये खेती के लिए अलग अलग मीन्स एक से दूसरी खेती पर ये लोग डिपेंड, यानी कि लोग घुमंतू खेती जैसे कि कहीं जाया करते थे। पहले लोगों का जो निवास था वह अस्थाई ना होकर अस्थाई था, तो वो जहाँ जहाँ एरिया में जाया करते थे तो वहाँ अपनी खेती किया करते थे। और जो पहले की खेती हुआ करती थी वो घुमंतू खेती होती थी। घुमंतू खेती या फिर यायावार की खेती, यानी पहला इसको एक और नाम से जाना जाता है यायावार खेती। तो पहले जो खेती हुआ करती थी वो घुमंतू खेती, यानी कि लोग अस्थाई नहीं जो लोग अस्थाई नहीं थे तो खेती भी स्थायी नहीं हुआ करती थी। 16 महाजनपद के समय की या इससे बाद की बात करें तो यानी 16 महाजनपद से हम बात करेंगे तो यहाँ पर लोहे का प्रयोग हम बात करेंगे। जो खेती में सबसे मेन पॉइंट होता है लोहा, लोहे के कारण हमारी जो खेत होता है वो उपजाऊ होता है। तो यहाँ पर लोहे का प्रयोग होने लगा। हमने देखा यहाँ लोहे का प्रयोग होने लगा और लोहे के औजार बनने लगे। लोहे का प्रयोग होने लगा तो लोहे के औजार भी बनने लगे। अब लोहे के औजार बनने लगे तो इस औजार से जंगलों की सफाई होने लगी। जंगलों की सफाई निश्चित रूप से होने लगी। भाई जंगल की सफाई होगी तो हमें खेती करने के लिए ज़्यादा जगह की अपॉर्चुनिटी होती है, हमें ज़्यादा प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जंगलों की सफाई होने लगी किसके कारण, तो लोहे के कारण। और खेत को जोता जाने लगा। जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो इससे औजार बनाए गए, इसी औजार से जंगलों की सफाई की जाने लगी। और उसके बाद जो खेत थे खेत को क्या है, खेत को जोता जाने लगा। और जो है खेत को जोतने से जो उत्पादन होते हैं तो उत्पादन में इसके कारण जो उत्पादन होते हैं इसमें वृद्धि होने लगी। तो ये तो बेसिकली होंगे। अगर लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो गया तो औजार उससे बनाए जाएंगे, जंगलों की सफाई होगी, खेत को जोता जाने लगेगा। और फिर जब खेत को हम जोतना स्टार्ट कर देंगे तो जो खेत में उत्पादन होगा उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि जो हमारा खेत होगा वो उपजाऊ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देखा जो कृषि में बदलाव हुए। आप लोग यहाँ तक नोट करिए। आगे चलते हम देखते हैं मगध की ओर देखते हैं कि थोड़ा मगध के बारे में हम देखेंगे, उसके कैपिटल और जो मगध में जो बिहार है हम बिहार के बारे में थोड़ा देखेंगे, और उसके मगध की नदी के बारे में देखेंगे, और इसके जनपद के राजा का नाम देखेंगे।
जो मगध है वो 16 महाजनपद का ही एक जनपद है। तो हम देखेंगे अब मगध की बात। मगध में हम देखेंगे राजधानी। तो हमने इससे पहले राजधानी या कैपिटल, तो बात करेंगे हम राजधानी की। तो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया आपको राजधानी किसकी राजधानी, तो मगध की राजधानी आपको बता दिया था। तो कितने राजधानियां हैं, तो 5 राजधानियां हैं। पहला है पहले की बात करें तो गिरिव्रज, दूसरा है पहला है गिरिव्रज और दूसरे राजधानी का क्या नाम है, तो राजगृह या राजगिरी। और तीसरी राजधानी का क्या नाम है, तो पाटलिपुत्र है। और चौथी राजधानी का क्या नाम है, तो वैशाली है। पांचवी भी हम देखेंगे पाटलिपुत्र। अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो जो राजगिरी है गिरिव्रज है, तो इसको हमने देखा था कि ये पहले से स्थायी था, लेकिन बाद में जो राजा आते गए वो अपना अलग अलग राजधानियां स्थापित करते गए। तो राजगृह या राजगिरी जो है जो इससे कौन जुड़ा हुआ है, हमने देखा जो गिरिव्रज है ये पहले से तो था, लेकिन जो राजगृह या राजगिरी है इससे कौन जुड़ा है, तो इससे बिंबिसार जुड़ा है। इससे कौन जुड़े हैं, कौन से राजा, तो बिंबिसार जुड़े हैं। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे इनके बिंबिसार के इतिहास के बारे में। और पाटलिपुत्र से कौन जुड़ा है, तो इससे उदयन जुड़ा है, उदयन। और जो वैशाली है, वैशाली से कौन जुड़ा है, तो वैशाली से शिशुनाग जुड़ा है। हम देखेंगे यहाँ एक थोड़ा मिस्टेक हमसे हो गया है, क्योंकि जो पहले पाटलिपुत्र था, जो पाटलिपुत्र था इसको किस में चेंज कर दिया गया था, पटना में। तो ये किससे, किसने चेंज किया था, तो कालाशोक ने। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये कालाशोक से जुड़ा हुआ है। यानी इसमें हम कालाशोक के बारे में देखेंगे। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए। तो आज हमने देखा जो मगध के कैपिटल तक हमने देखा कि किस राजधानी से कौन सा राजा जुड़ा हुआ है। जुड़ा होने का मतलब क्या है कि इस राजधानी को किसने स्थापित किया, तो बिंबिसार ने स्थापित किया, फिर इसका बेटा उदयन, इसका बेटा शिशुनाग, इसका बेटा कालाशोक। तो ऐसे ऐसे होते होते ये जो राजधानियां हैं ये बनती गई। ये लोग कहाँ, तो मगध में ये सारी राजधानियों का स्थापना करते गए। तो आज की वीडियो में उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर।